स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस पे आई है कि आईआरडीएआई ने एक कमिटी बनाई है टू असेस इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इस खबर में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए कुछ बातों को भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो न्यूज का हेडलाइन है कि भाई आईआरडीएआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद में कुछ फैक्चुअल चीजें जान लेते हैं क्योंकि 70वीं बीपीएससी में हमने देखा कि फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। तो आईआरडीएआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर.एन. मल्होत्रा कमिटी। जब 1999 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन 2001 में इसके मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गया हैदराबाद, जहां पे अभी भी ये स्थित है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना। तो चलिए देखते हैं क्या और बातें हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि आईआरडीएआई ने एक कमिटी बनाई है जिसके अध्यक्ष चुने गए हैं दिनेश खरा। तो दिनेश खरा कौन है? हेडलाइन में भी लिखा हुआ है कि एसबीआई के ये पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनका काम क्या होगा भाई? तो इंश्योरेंस एक्ट को असेस करना कि इसमें क्या क्या चेंजेस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर अचानक से सरकार को इंश्योरेंस एक्ट में चेंज करने की क्या क्या आवश्यकता पड़ी। तो ये आवश्यकता दो कारणों से सृजित हुई है। क्या क्या है देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई इस बार बजट में सरकार की मंशा यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो 74% एफडीआई हुआ करता था उसको बढ़ा के 100% कर दिया जाए। यानी जब कोई विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी टाई अप करके कोई इंश्योरेंस कंपनी बनाए तो वहां पे विदेशी कंपनी अभी तक मैक्सिमम 74% तक का ही मालिक हो सकता था। बाकी के जो मालिकाना अधिकार रहता था वो रहता था किसी भारतीय कंपनी के पास। यानी कि पूर्ण रूप से कोई विदेशी इंश्योरेंस कंपनी भारत में लॉन्च नहीं हो सकता था अब तक। लेकिन इस बार जो बजट 25-26 आया, इसमें सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि सरकार इस और काम करना चाहती है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 74% जो एफडीआई है उसको बढ़ा के 100% कर दिया जाए। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा कि भाई आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे एज ग्राहक कि भाई एलआईसी ही हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, एक्सा भारतीय एक्सा ही नहीं है, आप कुछ विदेशी कंपनियों की तरफ भी देख सकते हैं। पहला फायदा। दूसरी बात क्या है कि आज भी भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी इंश्योरेंस की जो पहुंच है बहुत सीमित है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास इंश्योरेंस उपलब्ध नहीं है। या तो कह लीजिए कि उपलब्धता की कमी है या फिर जानकारी की कमी है। तो जाहिर सी बात है कि विदेशी कंपनी आ रही है तो लाभ कमाने के नियत से आएगी, तो वो लोगों को जानकारी देगी, जागरूक करेगी ताकि आप इंश्योरेंस के प्रति जागरूक हो सके और आप इंश्योरेंस की जरूरत को समझते हुए इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब विदेशी कंपनी भारत में आएगी तो ये हमारे देश में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए एक तरीके से कंपटीशन करा कर देगी, जिसके कारण भारतीय कंपनियों को भी और भी इनोवेशंस और भी इनोवेटिव तरीके लाने होंगे, जिससे या तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे या फिर और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। ये तो रही जो चेंजेस है जो कि बजट के अनुरूप किया जा रहा है। दूसरी बात यहां पे क्या कही गई है कि भाई ये एक तरीके से इस एक्ट को अमेंड करने का एक बहुत बड़ा कारण यहां पे लिखा हुआ है कि एक तो ये जो इंश्योरेंस एक्ट जो है भारत की, ये 1938 में पास हुई थी, यानी कि आजादी से पूर्व। तो सरकार की इच्छा है कि भाई संविधान लागू होने से पहले जो भी हमारे देश में एक्ट्स वगैरह रहे हैं उसका भारतीयकरण किया जाए। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि न्याय संहिता ने दंड संहिता का स्थान ले लिया, ठीक इसी तरीके से और भी चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि हमारे देश में जो नियम कानून है जो अभी तक अंग्रेजों के बनाए गए जो अभी तक चले आ रहे थे उनका भारतीयकरण हो सके। पहला कारण। दूसरी बात यह है कि 1938 से अभी तक में इस एक्ट में इतनी बार परिवर्तन किया गया है, इतनी बार अमेंडमेंट्स किए गए हैं कि ये जो एक्ट है ना सिर्फ बल्कि हो गया है, बल्कि आप एक साधारण आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये एक्ट समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस एक्ट के चेंज करके या फिर इस एक्ट को रिपेल करके
ऐसा एक्ट लाया जाएगा वो ना सिर्फ भारतीय होगा बल्कि हमारे जैसे साधारण लोग भी इसको पढ़ के समझ सकेंगे। इस एक्ट में जब एफडीआई बढ़ाने की बात की जाएगी तो यहां पे एक बात या कह सकते हैं कि दो बातों पे मुख्यतः ध्यान दी जाएगी। पहली बात यहां पे कहा जा रहा है गार्ड रेल्स आर बीइंग पुट सो दैट सिटीजंस मनी टुवर्ड प्रीमियम पेमेंट्स फॉर इंश्योरेंस इज स्किप्ड विद इन द कंट्री। यानी आप इंश्योरेंस जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको एक सालाना भुगतान करना पड़ता है जिसको प्रीमियम कहते हैं। तो यहां पे पहली बात कही जा रही है कि जो प्रीमियम के रूप में हम लोग पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देंगे तो ये सुनिश्चित करना होगा इस संशोधन के माध्यम से या फिर जो चेंजेस आएंगे उसके माध्यम से कि ये प्रीमियम का पैसा भारत में ही रहे। यानी अगर हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अलग अलग क्षेत्र में इस पैसे को निवेश करती है। तो हम चाहेंगे कि भाई भारतीयों का पैसा भारत में ही निवेश किया जाए सो दैट हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ग्रो कर सके। दूसरी बात यहां पे एक शब्द यूज किया गया है रिपैट्रिएबिलिटी ऑफ या रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिपैट्रिएशन मतलब क्या होता है, अपने देश वापस जाना। ठीक है, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर यहां पे आई है, काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है देर सवेर मुनाफा कमाएगी। तो इस मुनाफे के पैसे को किस तरीके से वो अपने देश ले जा पाएगी, क्या वो पूर्णतः रिपैट्रिएबल होगा यानी कि पूरे लाभ का पैसा वो अपने देश ले जा पाएगी, या फिर उस लाभ का कुछ भाग उसको भारत में निवेश करना पड़ेगा, इत्यादि चीजों पे मंथन करने के लिए इस कमिटी का गठन किया गया है। इस कमिटी में जो बाकी सदस्य हैं उनका नाम यहां पे दिया हुआ है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको भी मेरी यही सलाह रहेगी कि न्यूज़पेपर को जब पढ़ा करें तो आप हाइलाइटर लेके बैठे या कलम लेके बैठे और आपको जो पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट या अंडरलाइन करते चले। और जब कोई ऐसा टेक्निकल शब्द आपको ऐसा मिले जो आपको लगता है कि आपको उसका और क्लेरिफिकेशन चाहिए या फिर कंसेप्ट उसके बारे में और जानना चाहे, तो हमारी यही सलाह रहेगी कि आप वैसे टर्म्स को हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर पोस्ट करें और हमें बताएं कि आने वाले दिनों में कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक ला सके और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्त, मित्र और भाई के साथ इस चैनल की जानकारी साझा करें, यानी इस चैनल को शेयर भी करें। तब फिर अगले सेशन में हम लोग फिर ऐसे ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।